साथियों, आप सबको द सक्सेस ट्रैक यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। दोस्तों, इस सेशन में मैं उपस्थित हूं कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर। और ये जितने भी कोशिका से संबंधित प्रश्न हैं, कई ऐसे एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो कोशिका से संबंधित ये सारे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ठीक है। कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन में यही कहा जा रहा है कि कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है ये बात मैंने ऑफलाइन क्लास में आप सबों को पढ़ाया है। तो ये पहला कथन तो सही है। दूसरे कथन की ओर चलते हैं। कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है। ये भी बात सही है कि जब कोशिका होंगे नहीं तो सजीव का निर्माण भी नहीं होगा। अतः आप कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इस प्रश्न के उत्तर है। प्रश्न संख्या 2 में देखें, कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है। तो साइटोसोम के अंतर्गत ये पहला ऑप्शन की ओर अगर बढ़े तो कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जी बिल्कुल। कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है, जी बिल्कुल। कोशिका द्रव्य में स्थित कोशिकांग, जी बिल्कुल। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, इनमें सभी। प्रश्न संख्या 3 में आ जाए, साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है। तो साइटोसोम के अंतर्गत जो है केंद्रक शामिल नहीं होता है। आइए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। कोशिका द्रव्य में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं। मेरे प्यारे भाई, आप सबों को मैंने क्लास में करवाया था कि जैसे ये सेल है तो सेल को दो भागों में बांटा गया है। एक ऑर्गेनॉइड्स है, एक है ऑर्गेनॉइड्स और दूसरा है मेटाप्लास्ट। तो सेल में जो जीवित भाग है उसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनॉइड्स कहते हैं, और जो मृत भाग है उसे मेटाप्लास्ट कहते हैं। ठीक है। तो जो जीवित है वही बढ़ सकता है, वृद्धि कर सकता है। इसका मतलब इस प्रश्न के उत्तर क्या हो गए, ऑर्गेनॉइड्स। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 की ओर देखें। 5 में निम्नलिखित में कौन सी कोशिकाएं कोशिकीय रचना ऑर्गेनॉइड्स नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई, आप इस बात पे ध्यान देंगे कि सेंट्रोसोम तो जीवित है, राइबोसोम भी जीवित है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइड्स के पार्ट्स हैं, और माइक्रोट्यूबुल्स भी ऑर्गेनाइड के पार्ट्स हैं। लेकिन मेटाप्लास्ट के अंतर्गत कौन आता है, रसधानियां। और मेटाप्लास्ट के अंतर्गत रसधानियां है। और मैंने अभी कहा कि मेटाप्लास्ट क्या है, कोशिका के निर्जीव भाग को रिप्रेजेंट करता है। प्रश्न संख्या 6 की ओर देखा जाए, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, कहता कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है। जी, क्लास में मैंने करवाया है कि कोशिका का जो आकार और आकृति होता है उसके कार्यों पर निर्भर होता है। ठीक है, ये तो बात सही है, पर मुझे सही वाला नहीं चाहिए, जो सही नहीं है वो चाहिए। और ऑप्शन नंबर बी की ओर देखा जाए तो कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। अगर कोई जीव छोटा होगा तो छोटे जीवों में बड़े जीवों की अपेक्षा कम कोशिका होंगे, और छोटे जीवों की अपेक्षा बड़े शरीर में कोशिकाओं की संख्या अधिक होगी। अतः आप कह सकते हैं कि बी भी सही है। सी में कह रहा अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले, अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं का समूह को उत्तक कहते हैं। नहीं, ये गलत है। अतः इस प्रश्न के उत्तर सी होंगे। तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है, तरल मोजाइक मॉडल को मैंने पढ़ाया था। यह मॉडल कोशिका झिल्ली के संरचना को बताता है। आगे कह रहा है, यह मॉडल 1972 में शिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया था। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली के संरचना में दो फास्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच बीच में गोलाकार प्रोटीन रहता है। भाई, मैंने डायग्राम के माध्यम से भी आपको बताया था। उपर्युक्त में कौन से कथन सही है ना, ये आपको चेक करना है कि ये कौन सा कथन सही है। उपर्युक्त में कौन से कथन सही है। तो भाई ये तीनों ही कथन सही है, तीनों ही कथन सही है। 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी होंगे इस प्रश्न के उत्तर। आइए प्रश्न संख्या 8 की ओर देखते हैं। कोशिका का कौन सा भाग
माइक्रोविलाई, सीलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, तीसरा में है अंतर द्रव्य जालिका, चौथा में राइबोसोम। तो दोस्तों कोशिका झिल्ली इस प्रश्न के उत्तर होंगे। प्राशन की क्रिया कोशिका झिल्ली से होकर जाती है। कोशिका का माइक्रोविलाई, सिलिया इत्यादि की संरचना, अच्छा कोशिका झिल्ली की जो संरचना है ना, कोशिका झिल्ली की ही संरचना कैसे होती है? माइक्रोविलाई, सिलिया या फ्लैजिला जैसी होती है। अगला प्रश्न है प्रासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? तो प्रासरण की क्रिया जो है कोशिका झिल्ली के द्वारा ही संभव होती है। अगला प्रश्न संख्या 10 है कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? यानी राइबोसोम के बारे में कौन सा एक सही नहीं है? तो आप राइबोसोम जो बच्चे ऑफलाइन पढ़े हैं राइबोसोम वाले नोट टॉपिक में चले जाओ, आप वहां कॉपी में देखेंगे तो एक एक पॉइंट करके मैंने लिखवाया है कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S तथा 80S। बी में 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होता है तथा इसके दो सब यूनिट होते हैं 30S और 50S, ये भी सही है। और 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक होते हैं तथा इसमें दो सब यूनिट 40S तथा 60S होते हैं। डी में राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं, यही संभव नहीं है, अतः इस प्रश्न के उत्तर डी बनेंगे। आइए प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं। कहता प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है? जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जिस प्रकार से सेल के अंतर्गत श्वसन की प्रक्रिया को करता है, उसी प्रकार से कोई और ऐसी है जो उसी की तरह काम करता हो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत, तो है मीसोसोम। कौन है? मीसोसोम। कोशिका के अंदर प्रश्न संख्या 12 कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है? वह कौन सा स्थल है जहां ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन बनता है? ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन बनता है। तो दोस्तों वो स्थान है, वो स्थल है गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी। आइए प्रश्न संख्या 13 की ओर चलते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का काम करती है? परिवहन तंत्र उसे कहते हैं जो किसी भी पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है। तो ये पहुंचाने का काम से ही आपको मैंने बताया कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है अंतर द्रव्य जालिका, इसी का काम है परिवहन का काम करना। आगे कहता तथा केंद्रक कोशिका द्रव्य में अनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाता है, वो है अंतर प्रद्रव जालिका यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही क्या करती है कि यहाँ वहां कोशिका द्रव्य में अनुवांशिक पदार्थों को ले जाती है। ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अगर जानकारी हो तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। आइए निम्नलिखित कथनों पर प्रश्न संख्या 14 में देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकनी अंतर द्रव्य जालिका, अभी अभी मैंने बताया था, चिकनी स्मूथ ईआर प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्त्रवण में भाग लेती है ना, स्त्रवण में भाग लेती है ना, प्रोटीन तथा, जी बिल्कुल, ये प्रोटीन का संश्लेषण कर देती है तथा स्त्रवण में भाग लेती है। आगे है खुरदरी अंतरप्रभ जालिका RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड तथा स्टीरॉयड के संश्लेषण में सहायक होती है। ये दोनों ही सही है, तो आंसर कितने हो गए? सी बन गए। आंसर कितने हो गए? सी। आइए प्रश्न संख्या 15 की ओर चलते हैं। कहता कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? तो ये होगा न्यूक्लिक अम्ल को। किसको कहा जाता है? न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 16 में देखा जाए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, मैंने आपको बताया था क्लास में कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है
वो सबसे बड़े होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? सबसे बड़े होते हैं और कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होता है। दूसरा, हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। जी बिल्कुल, हरित लवक को क्या कहते हैं? कोशिका का रसोई घर कहते हैं। हरित लवक को कोशिका का क्या कहते हैं? रसोई घर कहते हैं। हरित लवक को कोशिका का, ध्यान से सुनिए, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक हैं। दूसरा, हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, कहा जाता है। गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का दैनिक कंट्रोलर कहा जाता है, तो हाँ कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं। कोशिका में एक और इससे भी बड़ा अंगक होता है ना, जो कि पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है, लवक, प्लास्टिड। तो दोस्तों यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ना होकर के लवक की बात कही जाती है, प्लास्टिड की बात कही जाती है। तो ये दोनों तीनों ऑप्शन में सबसे ज्यादा कारगर ऑप्शन नंबर 2 और 3 है, अतः इस प्रश्न के उत्तर बी होंगे। 17 नंबर प्रश्न को देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। डीएनए को क्या कहा जाता है? आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, ये बात सत्य है। जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है, ये भी बात सही है। तो इस प्रकार से देखा जाए कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के सही उत्तर बनेंगे। 18 नंबर प्रश्न की ओर अगर बढ़ें तो देखते हैं कि कोशिका के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जी काय द्वारा नहीं किया जाता है। तो दोस्तों पैकेजिंग का काम तो होता है, संग्रहण स्टोरेज का काम तो होता है, स्त्रवण का काम तो होता है, अंतःकोशिकीय पाचन का काम नहीं होता है। अतः ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के उत्तर बनेंगे। आगे है 19 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। कहता कोशिका का पावर हाउस, जी माइटोकॉन्ड्रिया है, सही बात है। सबसे बड़ा अंगक लवक है, प्लास्टिड अभी मैंने बताया। और लवक जो होता है ना, लवक कहाँ सबसे बड़ा होता है? लवक सबसे बड़ा होता है पौधों की सेल में, ठीक है। अगर जंतु का सेल कहा जाए, जंतु कोशिका कहा जाए, तो फिर उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नाम ही आता है। तो ये सही है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं, ये भी मैंने पढ़ा, ये भी सही है। तो पैलेंट कण जो है एस्पिरोसोम नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी। आइए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है, कौन है भाई? हरित लवक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ए तथा बी दोनों है, ए तथा बी दोनों है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे कि अर्ध स्वायत्त कोशिकांग जो होते हैं ना, जैसे हरित लवक जो है अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है, अतः ये दोनों ही सत्य है। अतः ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इस प्रश्न के उत्तर। 21 में कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है? प्रोकैरियोटिक में किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है? तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक में गोल्जी काय का भी अभाव होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का भी अभाव होता है, और अंतर प्रदप जालिका का भी अभाव होता है, ठीक है, और हरित लवक का भी अभाव होता है। तो ये चारों का अभाव होता है, बल्कि डीएनए का अभाव नहीं होता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के उत्तर हो गए। प्रश्न संख्या 22 की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते? भाई पादप कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन जंतु, पादप में तो लवक भी पाया जाता है, पादप में तो कोशिका भित्ति भी होता है, जबकि आपको मैंने पढ़ाया था कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है, ये केवल पादप में होता है। और बड़ी रिक्तिका पादप में, इनमें सभी इस प्रश्न के उत्तर होंगे ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? इसमें थोड़ा उसका उल्टा पूछा है। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम इस प्रश्न के उत्तर बनेंगे। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था?
तो दोस्तों ये तो पहला ही आंसर है, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन तथा स्वान ने किया था। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने दिया था? स्लाइडेन तथा स्वान ने। 25वां, ध्यान से सुनेंगे। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता किसकी भूमिका कौन निभाता है? तो केंद्रक निभाता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये सेशन संपन्न होता है। आप जरूर से जरूर इसे कॉपी पर लिखकर इसका नोट्स तैयार करेंगे, ठीक है? फिर इससे आगे प्रश्न लेकर अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। यदि अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर करेंगे इस वीडियो को। थैंक्स।